हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके पास, शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा। तो ये स्टेटमेंट है आपकी और ये स्टेटमेंट ऐसी ही रहेगी, ये बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। तो डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिएगा कि शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था। तो ये वैलेंटाइन द्वारा ऐसा कहा गया था। ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ऐसी ही रहने वाली है। अगला प्रश्न आपके पास, समायोजन का संबंध है। तो यह है आपके सामाजिक विकास से। विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सामाजिक अधिगम, यानी कि जो बच्चे हैं समाज के साथ जब रहना सीखते हैं, समाज के अकॉर्डिंग वो चलना सीखते हैं, समाज के द्वारा जो है फॉलो की गई चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं या उनके द्वारा अपनाए गए किसी रूल को फॉलो करते हैं। तो ये आपका जो है सामाजिक अधिगम का जो है आपका ये भाग है, यानी कि वो सोशल जो है लर्निंग करना सीख जाते हैं कि किस तरह एक समाज में रहा जा सकता है, उनके नियमों के अकॉर्डिंग जो है उनका जो है पालन करना होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें जितनी भी है, यानी कि जैसे इसमें बात की गई है कि एक फैशन शो को देखकर जो है मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश की गई है, तो ये भी आपका सामाजिक अधिगम में आएगा। उसी तरह अगर एक ये मान के चलिए कि अगर वो किसी अपने बड़े भाई या बहन को जो किसी को जो है पेट छूते हुए देखता है, अगर छोटा बच्चा है तो वो भी उसका अनुकरण करने लगता है, तो वो भी जो ऐसा करना शुरू कर देता है। तो ये भी आपका जो है सामाजिक अधिगम में ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक जो पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इन सभी वीडियो को जो है मैंने एक अलग फोल्डर बनाया है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें आपको जो ये सभी वीडियो मिल जाएगी। तो पिछली वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी पुरानी वीडियो से लेकर इससे पिछली वीडियो वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उनके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके पास, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रम आयु से कम होती है उन्हें क्या कहा जाता है। उनकी मानसिक आयु यानी कि उनकी जो मेंटल एज है, कालानुक्रम आयु यानी कि उनकी क्रोनिकल एज यानी कि जो वास्तविक आयु है उससे जिनकी आयु कम होती है, यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे की वास्तविक आयु या वर्तमान आयु जिसे हम कहेंगे वो 14 वर्ष है और उसकी जो मानसिक आयु है वो आपकी 13 वर्ष है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बच्चे की जो है आयु, जिसकी जो है मानसिक आयु, उसकी जो वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक या फिर उसको वर्तमान आयु, कुछ भी इसमें लिखा जा सकता है। इंग्लिश में इसको क्रोनिकल एज कहेंगे। क्रोनिकल एज से अगर उसकी मेंटल एज जो है कम है तो वो किस तरह के बच्चे होंगे, तो आपके वो मंदित बच्चे कहलाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया है जिससे उससे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वो पोशाक या फिर किसी भी लाल रंग की जो चीज है उसको देखकर डरने लगता है, जो कि आपका एक उदाहरण है। तो ये किस तरह का उदाहरण है, ये आपका उद्दीपक सामान्यकरण का उदाहरण है। यानी कि एक बच्चे ने क्या सीखा, जब उसे गुलाब का एक कांटा चुभ गया तो उस बच्चे ने क्या सूझा कि आपकी जो लाल रंग की जो चीजें है वो उसे क्या है, उसे दर्द का जो है आभास कराती है या फिर उसे चोट पहुंचा सकती है, जिसके कारण कि वो उसी डर और भय के कारण जो है लाल रंग की किसी भी चीज से वो देखकर डरने लगता है। यह एक उदाहरण है आपके उद्दीपन का। तो ये उद्दीपन कहलाएगा सामान्यकरण का। इंपॉर्टेंट है, आपने ये स्टिमुलस, उद्दीपन को जो इंग्लिश में स्टिमुलस कहा जाता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आपको थोड़ा सा ये टफ लग सकता है। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है। तो ऐसा कौन सा जो है प्रयोगात्मक विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड जिसमें बात की गई है कि कौन सा एक जो इंपॉर्टेंट अवयव है आपका, तो वो है व्यवहार का प्रक्षेपण। तो याद रखना है, व्यवहार का प्रक्षेपण लिखा है पर यह प्रक्षेपण होगा, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सीसीई है, तो सीसीई क्या है, एक तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो आपके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा। सीसीई की जो फुल फॉर्म आपने इंग्लिश में आपने बतानी है, हिंदी में तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको कहा जाता है सीसीई को। इंग्लिश में जो इसकी आपने जो है कमेंट करना है क्या है आपकी इसकी फुल फॉर्म। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए कठिन जो है परिश्रम कर रहा हूँ। यह किस तरह की प्रेरणा है। देखिए, एक विद्यार्थी स्वयं कह रहा है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनना है, यानी कि उसके जो मन में एक जो है महान गणितज्ञ बनने की जो है खुद से ही अंदर से उस भावना का विकास हुआ है, जिसके लिए वो निरंतर परिश्रम भी कर रहा है, अपने को मोटिवेट रख रहा है। तो ये किस तरह की जो है, ये किस तरह की प्रेरणा आपकी दिखाएगी, तो ये बाह्य प्रेरणा दिखाएगी। ये बाह्य प्रेरणा जो है नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये किस तरह की प्रेरणा है, ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मुझे एक महान शिक्षक बनना है
और उसके लिए वो खुद जो है मेहनत भी कर रहा है। अब ये बाह्य प्रेरणा कब कहलाती, अगर उससे कहा जाता उसके किसी करीबी द्वारा या वो कहे कि उसके पिता द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अगर वो एक जो है गणित में जो अच्छे स्कोर कर पाता है तो उसे जो है एग्जाम के टाइम जो उसको जो है एक मोटर बाइक दी जाएगी। इस तरह के अगर उसके सामने जो है कुछ उपहार दिया जाता है या उसे कुछ लालच दिया जाता है उसके रिजल्ट निकालने के लिए, तो वो बाह्य प्रेरणा का एक रूप हो सकता था। क्योंकि इसने खुद कहा कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनना है जिसके लिए वो निरंतर परिश्रम भी कर रहा है, तो उसकी ये आंतरिक प्रेरणा है। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपके पास शिशु का लिंग निर्धारण किस समय जो सुनिश्चित होता है, तो किस समय होता है, ये संगम या गर्भाधारण के समय है। किसी भी शिशु का जो है निर्धारण हो जाता है कि वो आपका पुरुष होगा या फिर स्त्री होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगर आपके पास मनोविज्ञान की शब्दावली को सीमित अर्थ में वृद्धि का क्या अर्थ है। तो मनोविज्ञान की अगर शब्दावली की हम बात करें, इसका जो सीमित अर्थ अगर आपने देखना है तो आकार, भार और कद में जो वृद्धि होगी, ये आपका जो है मनोविज्ञान की हम बात करेंगे। इसमें जो है आत्मा का जिसे विज्ञान भी कहा जाता है, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं आकार का, उसके भार का, उसके कद में जो वृद्धि होती है, यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी है, चाहे वो आपकी विकास हो रहा हो, चाहे वो माइंड का हो, चाहे वो आपके शरीर का हो, तो इस सभी जो है अध्ययन करेंगे हम आपके मनोविज्ञान की शब्दावली के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, आगे आपके पास हम जवानी में सीखते हैं, आयु बढ़ने पर इसका अवबोध करते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है, यह कथन दर्शाता है आपका कि अधिगम का जो है आयु के साथ क्या संबंध है, यानी कि जो आपकी अधिगम करने की जो क्षमता है वो अगर हम बात करें तो ये आपकी जो चाइल्ड में ये ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आपकी जो आयु बढ़ती है उस समय ये आपकी घटनी शुरू हो जाती है। तो ये आपका क्या संबंध दिखा रहा है अधिगम का, यानी कि लर्निंग का आपके साथ जो एज रिलेशन ये बता रहा है कि हम जवानी में सीखते हैं और आयु बढ़ने पर इसका अवबोध करते हैं। यह कथन आपका दर्शा रहा है अधिगम का जो है, यानी कि लर्निंग का जो एज के साथ आपका क्या रिलेशन रहता है। हार्वर्ड गार्नर के अनुसार महान वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो ये जितने भी हार्वर्ड गार्नर ने कहा है कि एक जो महान वैज्ञानिक होगा या गणितज्ञ होगा या इसको आप दार्शनिक जिसे आप फिलोसफर कहेंगे, फिलोसफर होगा, तो इसमें किन इन लोगों में जो किस तरह की बुद्धि पाई जाती है। तो इनमें जो आपकी तार्किक, यानी कि हर चीज के पीछे जो है तर्क देने हैं, तर्क आधार पे जो है उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है, तार्किक गणितज्ञ है। अब एक और बात आपकी यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो है जवानी के बाद जो है आपकी जो है सीखने की क्षमता जो है बिल्कुल ही कम हो जाती है। जीवन में मनुष्य जो है जीवन पर्यंत सीखता रहता है, उसके जन्म से लेकर जो उसके मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ आपका सीखता रहता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है इसमें ये है कि चाइल्ड के समय जो आपकी जो सीखने की जो क्षमता है उसमें जो है आपकी जो है कैपेसिटी जिसको आप बोलेंगे आप, वो अधिक रहती है, और जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है उसमें जो है थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए उसकी जो बिल्कुल ही गति जो है मंद पड़ जाती है, वो जीवन भर जो आदमी कुछ ना कुछ आपका सीखता ही रहता है। आगे चलते अगला प्रश्न है आपके पास, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार मन बौद्धिक योग्यता के किन आयामों से बना है। देखिए गिलफोर्ड ने आपके जो है एक जो है दिया था त्रिआयामी सिद्धांत, अगर आपको पता हो इंग्लिश में से कहेंगे 3 डायमेंशन थ्योरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 डायमेंशन थ्योरी किसने दी थी, तो आपकी जेपी गिलफोर्ड द्वारा दी गई थी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है। अब ये जो आपकी 3 तरह की जो बताइए ये कौन कौन से थे, कितने आयाम दिए थे, तो क्वेश्चन आपका ये बन गया कि किन किन आयामों से बना है। 3 आयामों से बना ही आपके पास तीनों ये लिखे गए, और अगर आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाए कितने आयाम है तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 3 आयाम है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। 3 आयाम आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक है संक्रिया जिसे इंग्लिश में ऑपरेशंस कहा गया है, विषय वस्तु जिसे मटीरियल, और आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। आगे चलते हैं, आगे करेंगे हम बात कोहलबर्ग के अनुसार नीति विषयक व्यवहार की 6 अवस्थाओं में से तीसरे स्तर की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो कोहलबर्ग के अनुसार नीति विषयक व्यवहार की टोटल कितनी अवस्थाएं बताई गई है, 6 बताई गई है। ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोहलबर्ग ने जो नीति विषयक जो व्यवहार है उसकी जो कितनी अवस्थाएं बताई है, तो उसने 6 अवस्थाएं बताई है। और 6 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था की जो है तीसरे स्तर की जो अंतिम अवस्था है वो कौन सी है, तो ये है आपकी सार्वभौमिक आचार सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपके पास पियाजे के अनुसार विचारों के साथ अनुभव की अंतर्क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा परिपाक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखा गया। आई थिंक नॉन मेडिकल वालों के लिए क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, शायद 2018 या 19 का एग्जाम है। अगर आप जो है तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आपको ये पता लग सकता है। इंग्लिश में से एसिमुलेशन कहेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। किशोरावस्था तनाव और खिंचाव
तूफान और विवाद का काल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा गया था स्टैनले हॉल द्वारा, और काफ़ी बार मैंने एग्जाम में ये आपको जो है पहले भी बताया है, पिछली कई वीडियो में ये रिपीट होता रहता है, इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके पास। जब बच्चा अपने माता पिता तथा अध्यापकों से अंततः प्रश्न पूछता है तो वह किस प्रवृत्ति में जो होता है? देखिए अंततः आप इसे समझ लीजिए कि एक बच्चा है वो अपने माता पिता से और अध्यापकों से ऐसे प्रश्न पूछता है कि क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के जो क्वेश्चन है कि यानी कि अगर ये हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ऐसा होता फिर ये इसके बाद ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो फिर क्या होना था, इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि जिनका कोई अंत नहीं है। हर क्वेश्चन के आंसर के बाद फिर से क्वेश्चन आपका पूछता है। इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो आपकी क्या दिखाती है एक बच्चे की? वो आपकी दिखाती है क्यूरियोसिटी, यानी कि आपकी जो जिज्ञासा है उस बच्चे की जिज्ञासा को प्रकट करता है कि उस बच्चे में जिज्ञासा है, इसे जानने की, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो ये आपका जो है अंततः प्रश्न पूछता है वो बच्चा जिसके अंदर जो है जिज्ञासा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके पास भाषा का विकास किससे संबंधित है? भाषा का विकास आपकी डेवलपमेंट से संबंधित है। भाषा का विकास कैसे होगा? जब जो है आपकी डेवलपमेंट होगी। तो ये किससे संबंधित है? डायरेक्ट आपका ये डेवलपमेंट से संबंधित है। वंश परंपरा में विभिन्न गुणों के स्थानांतर का परिगणन संबंधी अध्ययन किसने किया? तो ये गोल्टन द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो मंडेल को जो माना जाता है आनुवंशिकी के जनक के रूप में। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। निश्चेचित अंडों में गुणों सूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो ये 23 पेयर्स होते हैं। तो यानी कि टोटल ये आपके जो है कितने हो गए? तो ये आपके 46 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके पास मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने परिभाषित किया? तो मनोविज्ञान को चेतना का जो है विज्ञान परिभाषित किया गया था विलियम जेम्स एम विलियम वुंड द्वारा। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आदर्श मूलक विज्ञान क्या उत्तर देने का प्रयास नहीं करता? इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या जो है उत्तर देने का प्रयास नहीं करता कि शिक्षा कब, कैसे और कहाँ, इस तरह के उत्तर जो है कौन देने का प्रयास नहीं करता? तो आदर्श मूलक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आपके साथ में लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं? ताकि आपको जो ये थोड़ा सा ये समझ आ सके कि जो आदर्श मूलक जो विज्ञान है वो क्या नहीं है, ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। इसी कारण जो है ये उत्तर जो है देने का प्रयास नहीं करता कि शिक्षा कब, कैसे और कहाँ। मनोविज्ञान के मुताबिक सारी शिक्षा क्या है? तो मनोविज्ञान के मुताबिक सारी शिक्षा आपकी जो है 100 शिक्षा है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। मनोविश्लेषण को किसने प्रचलित किया? मनोविश्लेषण को किसने प्रचलित किया? तो ये क्या था आपके एस फ्रायड द्वारा। तो सिगमंड फ्रायड द्वारा जो है मनोविश्लेषण के जो है आपके जो इसने अलग अलग जो है स्तर बताया है। या आपको मैं अगर बताऊं, अगर आपको याद हो, आईडी ईगो सुपर ईगो की मैं आपको कई बार बात करता हूँ। ये थ्योरी दी गई थी आपके सिगमंड फ्रायड द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये आपकी, इसको एक बार जाके देखिएगा। इसने जो है मनोभाव के जितने भी आपके वर्णन है उनको आप इसने किया है। आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा, आईडी को सुपर ईगो, उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, कोशिश की है समझाने की। आई होप आप जो है उस वीडियो को देख चुके होंगे। रचनात्मकता किसके साथ बढ़ती है? तो रचनात्मकता आपकी जो है सृजनात्मकता के साथ बढ़ती है, यानी कि आपकी इच्छा के साथ जो है रचनात्मकता बढ़ती है। अगर आपके जो है इच्छा है तभी जो आप जो उसमें रुचि आपकी उसमें हो सकती है। कोठारी कमीशन किस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोठारी कमीशन आपका जो है शिक्षा से संबंधित है और आप एक जो है टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोठारी कमीशन जो है कब आया था। ये आपका 1966 की ये बात है। तो ये किस शिक्षा के शासनकाल के अंतर्गत बना था? तो ये MC चांगला के अंतर्गत बना था। उस समय जो आपके शिक्षा मंत्री MC चांगला थे। कोठारी कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अध्यक्षता दौलत सिंह कोठारी ने की थी और उन्हीं के नाम पे इसका नाम कोठारी कमीशन पड़ा। अगर 14 वर्ष की लड़की को उसी तरह का स्वेटर पहनने दिया जाए जैसा जो है उसकी शिक्षिका पहनती है तो इस तरह के बर्ताव को क्या कहेंगे? तो उस तरह के बर्ताव को कहेंगे एकात्मीकरण, यानी कि जो है बच्चे का उसी तरह का व्यवहार करना जिस तरह की उसकी शिक्षिका जो है कपड़े डाल रही है, यानी कि उसका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको कॉपी कर रही है, तो एकात्मीकरण की ओर वो जा रही है। बिल्कुल वैसा ही चाहिए न, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जिद करने लग जाएगी। तो इस तरह का जो है एकात्मीकरण का जो है आपका व्यवहार आपका दिखाता है।
बच्चों में पूरे विकास के लिए महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो बच्चों का जो है संपूर्ण जो विकास है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है उसका खेलकूद और उसका मनोरंजन। तो किसी भी बच्चे को जो है आपका जो संपूर्ण विकास करना है तो उसको खेलकूद यानी कि उसे खेल के मैदान में जाने की जो है परमिशन दीजिए। इसके अलावा जो उसका जो मनोरंजन है उसको जो है मनोरंजन के जो साधन है या फिर मनोरंजन के लिए जो अपॉर्चुनिटी वो आपकी जो है लेना चाहता है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ, तो उसको जो है पूरी तरह से आप जो है स्वतंत्रता दे सकते हैं, जो कि उसके पूर्ण जो है यानी कि संपूर्ण विकास में जो वो आपका सहायक होगा, जिसमें कि वो जो समाजीकरण की जो है भावना का जो विकास होगा, इसके गुण भी उसके अंदर आपके देखने को मिलेंगे। निगनात्मक शिक्षण की पत्ति क्या है? निगनात्मक जो आपका डायग्नोज होता है, डायग्नोज की जो है पत्ति क्या है? सामान्य से जो है आपकी विशेष तक, ये आपका सामान्य से विशेष की ओर चलेगा। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। यह है निगनात्मक जो है आपका शिक्षण पत्ति। एक लड़के को उसके दुर्व्यवहार से दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? किसी भी जो है बच्चे को समझाने का। मान लीजिए कि कोई जो है एक स्टूडेंट में जो है चोरी की आदत है, या फिर या कहे कि उसके जो है कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसे जो है समझाएंगे आप किसी द्वारा, अच्छे उसको उदाहरण देंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर जो है बच्चा हो सकता है कि थोड़ा सा शरारती हो, इस तरह का व्यवहार अगर उसमें देखा जाए, बदतमीजी कर रहा हो, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसे लगातार शिक्षा दी जाए और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो अपने मूल्यों को जो है पहचानने लगेगा और उसके अंदर जो है आपकी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। उसे लगातार शिक्षा देना ही इसका जो है सबसे अच्छा जो है एक जो उपाय हो सकता है। किस शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों को श्रवण माना जाता है? तो ये बौद्धिक में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने जो है याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करते हैं, इसे क्या कहा गया है या फिर इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा शिक्षा के लिए दर्शन। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने जो है ध्यान रखना है कि अगर एक छात्र में भगोड़ेपन की समस्या है, उसके समाधान के लिए शिक्षक जो अपनी दार्शनिक यानी कि अपनी फिलोसफर जो समझ का उपयोग करता है, किसी तरह से उसको समझाने बुझाने का प्रयास करता है, उसको जो आने वाले उसके भविष्य के बारे में आगाह करवाता है, उसके नुकसान और फायदे गिनाता है, यानी कि किसी भी तरह से वो उससे जो है भागने की जो उसकी समस्या है, यानी कि जो बार बार वो भागना चाह रहा है, स्कूल छोड़ना चाह रहा है, अगर वो किसी तरह कन्विंस कर लेता है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा शिक्षा के लिए जो एक दर्शन के रूप में जो काम कर रहा है एक अध्यापक। थॉर्नडाइक ने बच्चों के सीखने के लिए नियम दिए, तो थॉर्नडाइक ने जो है नियम दिए है, एक तत्परता का नियम दिया है, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसने एक थ्योरी भी दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट में आपको साइकोलॉजी के फोल्डर में सभी जो है साइकोलॉजी की वीडियो मिल जाएगी, जो आज तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगला प्रश्न है आपके पास, बच्चों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है? तो एक बच्चे में जो सोचने की योग्यता है उसके सफल जीवन के लिए वो आवश्यक होती है, यानी कि सोचने की है कि थोड़ा बहुत उसे सोचना चाहिए अपने भविष्य के बारे में। उसकी यही जो समझ है वो आपकी जो है हेल्प करती है उसकी जो है सफल जीवन के लिए। तो ये एक मत है, डायरेक्ट ये आपकी स्टेटमेंट है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी क्रो एंड क्रो द्वारा। अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा जो है कब सोचेगा? तो ये आपकी पूर्व किशोरावस्था। अमूर्त वस्तुएं क्या होगी? जो कि आपके पास प्रत्यक्ष तौर पर नहीं रखी गई है, उसके बारे में बच्चा क्या है स्वयं से कल्पना करना शुरू कर देता है कि यह वस्तु या किसी जगह के बारे में जो आप कल्पना करने लग जाते हैं। तो ये आपके पूर्व किशोरावस्था के समय जो है ऐसा आरंभ हो जाता है। बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाता है? तो बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाता है? तो ये आपके तर्क के आधार पर सोचना, यानी कि आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बताया था कि अगर बच्चा कुछ सोच रहा है, तो मान लीजिए कि आपके घर में लाइट चली गई है, तो आप तर्क के आधार पर सोचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये सोच के चलिए कि हो सकता है सभी की गई है। जब आप चेक करेंगे कि सभी की नहीं गई है, उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका फ्यूज चला गया है। इस तरह जो तर्क के आधार पर जो लास्ट में आप जो अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे, तो उसमें जो आपका क्या है, आपने तर्क लिया और उस तर्क के आधार पर सोचना शुरू किया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और जब आप जो एक निश्चित जो है आप समस्या पर पहुंच जाते हैं, उस समय जो आपकी जो है ये सोचना खुद ही खुद आपका जो है बंद हो जाता है। यानी कि सोच के द्वारा जो है आप समस्या का समाधान आपका जो है दिमाग करता रहता है, जब तक कि आप जो है एक निश्चित लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते, सेटिस्फाई आपकी जो है नहीं हो पाते।
बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम कौन सा है? तो ये आपका तत्परता का नियम है, जो कि किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। अगर आप देखना चाहें तो फिर से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 हमने ऑलरेडी कर दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सीखने के लिए जो सबसे आवश्यक नियम है थॉर्नडाइक का, वो कौन सा नियम है? तो ये आपका तत्परता का नियम है। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रख लेना है। अगर आपने इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप इसको पीडीएफ भी ले सकते हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ कैसे आपकी इसको पीडीएफ में आपको मिलेगी। नहीं तो आपको मैं कंप्लीट ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं जैसा आपको सही लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती है, तो ये आपकी तीव्र होती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 140 से ऊपर जिनका आईक्यू लेवल होता है स्टूडेंट्स का, उनको जो है प्रतिभाशाली बालक में जो है रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। प्रभावशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण जो शीघ्र आपके दृष्टिगोचर होते हैं? तो किशोरावस्था के जो, यानी कि जो आपका प्रतिभाशाली एक बालक होगा वो क्या है, जल्दी आपको जो है मैच्योर दिखने लगेगा, एक जो है बड़े जो है व्यक्ति की तरह वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो ये आपका जो है किशोरावस्था के जिसमें गुण है वो अधिक जल्दी आ जाते हैं बजाय सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों के। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, 140 से अधिक। एक शिक्षक होने के नाते पिछड़े बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी वजह से क्लास जो है धीरे चल रही है। तो आपको उनके साथ जो है एक सहानुभूति आपको बनाए रखनी है। अगला प्रश्न है आपके पास, आपकी कक्षा के कुछ बालक चोरी करते हैं, उनकी इस आदत का कारण हो सकता है कि उन्हें यही पता नहीं हो कि चोरी करना आपकी गलत बात है। तो हो सकता है कि उनको ये अज्ञानता हो, तो आप इसे कहेंगे कि उनकी इस आदत का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है अज्ञानता हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनको ये यही पता नहीं हो कि क्या आपका अच्छी बात है और क्या आपकी बुरी बात, यानी कि अज्ञानता के कारण उन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है, जिस कारण की वो आपकी चोरी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके पास, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अधिगम की जो प्राकृतिक दशा है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कर्ट लेविन द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। हालांकि 1 से 2 एग्जाम में ही देखने को मुझे मिला है, लेकिन फिर भी अगर आप हो सके तो आप इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप है, तो अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप आपके बहुमुखी और एकांकी दोनों है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे पहले जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद जो है आपका धीरे धीरे वो एक स्कूल में जाता है, जहाँ पे वो सामाजिकरण का जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा उसके सामने समाज होता है जो कि उसको जो है अच्छा बुरा और कैसे जो है एक समाज में रहा जाता है उसका जो है ज्ञान करवाता है। किसी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तत्व क्या हो सकता है? तर्क। वही तर्क जो आपको मैंने पहले भी बताया कि एक तर्क के आधार पर जो है किसी समाधान के जो है निर्णय पे पहुंचा जा सकता है कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97, और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का आज की वीडियो का भी टारगेट है, आज से 50 क्वेश्चन ही करेंगे। पिछले कल से वैसे हमने ये स्टार्ट कर दिया है। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन से गुण विकसित होते हैं? तो वैज्ञानिक अन्वेषण का जो ये गुण है वो उसमें जो है विकसित हो जाता है जब वो अपनी समस्या का स्वयं समाधान करने लगता है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यह एक जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपके स्टैनले हॉल द्वारा दी गई है। इसको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, आपको ये ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये भी एक स्टेटमेंट है, किसके द्वारा की गई? तो ये आपकी वुडवर्थ द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके थॉर्नडाइक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपने इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 101 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आपकी जो HP GK की क्लासेस भी आपकी रेगुलर आज से स्टार्ट हो जाएगी। 1000 क्वेश्चन के जो एक मैंने PDF तैयार की है नोट्स की, उसी PDF से आपको जो है मैं कोशिश करूँगा। वैसे ये मैं आपकी बना रहा हूँ वीडियो शाम के समय पर, ये आपकी जो पब्लिश होगी ये होगी आपकी थर्सडे को होगी, यानी कि वीरवार को होगी। वीरवार को आपका ये मॉर्निंग में आपकी अपलोड हो जाएगी, और कोशिश करूंगा कि वीरवार की ही शाम तक जो आपको HP GK की आपको जो एक अलग से वीडियो मिल जाएगी वो मिलेगी आपको शाम को 5 बजे। तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस PDF को अगर आपने परचेज कर लिया है तो अच्छी बात है, आपके जो है रिवीजन के लिए काम आ जाएंगे। अगर आपने परचेज नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये PDF चाहिए अपने रिवीजन के लिए, जो आप कभी भी उस PDF से आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो इसका जो है आपका प्राइस है आपका 65
रुपीज़। इसके साथ एक और PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी 1500 MCQ क्वेश्चन की, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के समय। आपको जो है आप इसको टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं कि आपको साथ ही ये भी पता चल पड़ेगा कि आपको जो किस तरह के जो है MCQ में किस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे एक ऑप्शन के साथ में। तो इस वीडियो को आप परचेज कर सकते हैं ओनली 65 रुपये में। इसके अलावा जो है मैं बात कर रहा हूँ HPGK की, तो HPGK के जो नोट्स है उसकी भी PDF आपकी तैयार है। 35 रुपीज़ उसका जो अमाउंट है। अगर आप ये दोनों PDF लेना चाहें तो आपको 100 रुपीज़ गूगल पे के द्वारा आपको करने होंगे। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है मुझे व्हाट्सएप पे। बाकी अगर आप साइकोलॉजी ही लेना चाहते हैं आप साइकोलॉजी भी ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ HPGK लेना चाहते हैं आप HPGK भी ले सकते हैं। तो पे करने के लिए आपको गूगल पे नंबर में शेयर कर रहा हूँ, इस पर आपने जो अपना जो अमाउंट पे करना है। उसके बाद यही नंबर आपका व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे आपने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना है और व्हाट्सअप पे ही आपको जो है PDF मिल जाएगी। आई होप ये PDF आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप चाहें तो इस PDF को ले सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप नहीं ले पा रहे तो आपके लिए वीडियो आपके लिए कंटिन्यू चली है, तो इसमें भी हम इन दोनों PDF को कवर करवा देंगे। बाकी जो है अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।